नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये है राजस्थान क्रोनोलॉजी का वॉल्यूम 51। इसमें सितंबर और अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स कवर है। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो सुजस भी है। सुजस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसके अंदर 16 अगस्त से लेके 12 अक्टूबर 2025 तक के, और इसके अंदर 16 अगस्त से 13 अक्टूबर 2025 तक के समसामयिक घटनाओं का विषयवार रूप से प्रस्तुतिकरण किया गया है। इसके अलावा आरपीएससी और आरएसएसबी के विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके व्याख्यात्मक हल दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ठीक है, तो इसमें योजनाओं के नाम देखिए। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है। इसका जो शुभारंभ है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो परिव्यय है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंदर 24,000 करोड़ का है और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंदर 11,440 करोड़ का व्यय है। ठीक है, तो इस का दो योजनाएं हैं इसके अंदर। एक तो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के मुख्य बिंदु देखिए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण करना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, भंडारण क्षमता में वृद्धि करना और किसानों को आसान लोन उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य याद रखना है। इसमें कौन कौन से जिले चुने गए हैं? देश में कुल 100 कृषि जिले हैं। कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण उपलब्धता के आधार पर इनका चयन किया गया है। तो पूरे देश के अंदर कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 100 कृषि जिलों का चयन किया गया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत। इसमें देखिए राजस्थान के कौन से ज़िले हैं? तो 100 में से राजस्थान के कुल 8 ज़िले चुने गए हैं। तो 8 ज़िले कौन कौन से हैं? पहला है बाड़मेर, फिर दूसरा है जैसलमेर, तीसरा नागौर, चौथा जोधपुर, पाँचवा बीकानेर, छठा पाली, सातवां जालौर और 8वां है चूरू। तो इस तरीके से ये 8 ज़िले राजस्थान के हैं जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत चुने गए हैं। इसके अंदर जो सहभागी विभाग है वो कौन सा है? तो इसके अंदर सहभागी विभाग है कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास और जल संसाधन सहित 11 विभागों को इसके अंदर जोड़ा गया है। वैज्ञानिक सलाह क्या है इसमें? योजना के माध्यम से हर जिले के अंदर मिट्टी की जांच की जाएगी और सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर किसानों को वैज्ञानिक सलाह इसके अंतर्गत दी जाएगी। ठीक है, क्या किया जाएगा? सभी के जो है मिट्टी की जांच की जाएगी, हर जिले के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे और किसानों को क्या वैज्ञानिक सलाह इसके अंतर्गत दी जाएगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम इसके अंदर आयोजित किया गया था दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। दूसरा है दालों के अंदर आत्मनिर्भरता के लिए मिशन। तो भारत सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और दालों के अंदर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य से दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन को मंजूरी दी है। अब ये जो मिशन है इसके मुख्य बिंदु क्या रहेंगे? इसकी समय सीमा रहेगी, दालों के लिए मिशन की समय सीमा रहेगी 2025, 6 साल की अवधि रहेगी इसकी। 2025 से लेके 25-26 से 2030-31 तक के लिए इसको लागू किया गया है। इसके अंदर 11,440 करोड़ का निवेश किया जाएगा और इसका टारगेट क्या है? 2030-31 तक दालों का उत्पादन बढ़ाकर 350 लाख टन तक पहुंचाना। तो आपको टारगेट याद रखना है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 350 लाख टन तक दालों के उत्पादन को पहुंचाना। इसका उद्देश्य क्या है? लक्ष्य तो ये हो गया। उद्देश्य है दालों के आयात पर निर्भरता को कम करना। जो हम बाहर से दालें मंगवाते हैं उसके आयात को कम करना है। बढ़ती मांग को पूरा करना इसका उद्देश्य है और लगभग 2 करोड़ किसानों की आय को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसमें अनुसंधान होगी यानी रिसर्च होगा, बीज प्रणाली, क्षेत्र का विस्तार, खरीद और मूल्य स्थिरता इसके अंदर शामिल रहेगी। नेक्स्ट है नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शन जयपुर
में आयोजित किया गया अक्टूबर 2025 के अंदर। ठीक है, जो नए आपराधिक कानून आए हैं इन पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी जो कार्यक्रम है ये 13 से लेके 18 अक्टूबर 2025 को JECC सीतापुरा के अंदर आयोजित किया गया है। ठीक है, यानी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जो है सीतापुरा जयपुर का, यहाँ पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसको लेकर आयोजित किया गया? ये नए आपराधिक किसानों पर था प्रदर्शनी कार्यक्रम। इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी ने किया है। प्रदर्शनी की थीम क्या थी? नव विधान न्याय की नई पहचान इसकी थीम थी। इसका बैकग्राउंड क्या है? देश में 1 जुलाई 2024 से लागू हुए थे ये 3 नए आपराधिक कानून, जो कि है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया था। ठीक है, प्रदर्शनी का जो फोकस रहा है ये न्याय प्रक्रिया को 10 अलग अलग जोन यानी मॉडल में विभाजित किया गया है और इसका लेआउट न्याय प्रथम के सिद्धांत पर केंद्रित था, जिसमें अपराध की सूचना से लेकर अंतिम न्यायिक निर्णय तक की पूरी यात्रा का जो है लाइव डेमो दिखाया गया था। उद्घाटन समारोह के महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए हैं, निवेश और विकास कार्य है इसके अंदर। तो इसके अंदर फर्स्ट है निवेश और विकास कार्य के अंतर्गत राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। इसके तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ के MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इसके अंदर आयोजित की गई है। ठीक है, तो जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंदर MOU किए गए थे, उसके अंतर्गत 4 लाख करोड़ के जो MOU है उनके ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इसके अंदर आयोजित की गई थी। लगभग 9,300 करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और इन्होंने लोकार्पण किया है। जन कल्याण योजनाएं इसके अंतर्गत जो है ये इसके अंतर्गत क्या निर्णय लिए गए हैं? तो PM सूर्यघर योजना के तहत 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, और प्रदेश के विद्यार्थियों को न्यूनतम यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ और दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के 364 करोड़ इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं। ठीक है, तो ये इसी अवसर पर किए जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और इन्होंने ये कब आए थे? ये नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी कार्यक्रम था 13 से 18 अक्टूबर को जयपुर में, उसमें ये शामिल हुए थे। इसके बाद में सुरक्षा पहल के अंतर्गत FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए वाहन और महिला सुरक्षा संबंधी पेट्रोलिंग की स्कूटियों को एवं मोटरसाइकिलों का फ्लैग ऑफ भी इन्होंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अलावा है राजस्थान सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय और घोषणाएं पिछले 2 महीनों में क्या की गई है, तो वो देखते हैं। ऊंट का वध करने पर 5 साल की जेल होगी, ये नए नियम के अंतर्गत आया है। ठीक है, अधिनियम का नाम क्या है? राजस्थान ऊंट वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 2015 ये अधिनियम है। लगभग 10 साल के बाद इस अधिनियम के तहत नियम बनाए गए हैं और इसमें पशुपालन एवं गोपालन मंत्री है जोराराम कुमावत, इन्होंने इस नियम को जो है स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत कठोर प्रावधान कर दिए गए हैं। ऊंट का वध करने पर क्या प्रावधान किया गया है? ऊंट का वध करने और वध के उद्देश्य से राज्य से बाहर निर्यात करने पर 5 साल तक का कठोर कारावास और 20,000 रुपये तक के जुर्माने का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि कितने साल की सज़ा है, तो 5 साल की सज़ा है और 20,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति, तो ऊँटों की चराई है, खेती है, डेयरी है और पशु मेलों में भाग लेने के लिए राज्य से बाहर ले जाया जा सकता है। ठीक है, प्रक्रिया क्या रहेगी? ऊँट पालकों को निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से ऊँट ले जाने की अनुमति रहेगी। इसके अंदर आपको जो है निर्धारित फॉर्मेट के अंदर आपको लिख कर देना होगा कि हम ऊँट को बाहर ले जा रहे हैं। परमिट जारी करने वाली अथॉरिटी कौन सी रहेगी? तो उपखंड अधिकारी रहेगा और राज्य स्तरीय पशु मेलों के दौरान मेला प्रभारी अधिकारी को दी गई है। ठीक है, तो ये भी आ जाता है कि परमिट किसके द्वारा दिया जाएगा ऊँटों को बाहर ले जाने के लिए, तो ये दिया जाएगा उपखंड अधिकारी के द्वारा, SDM के द्वारा
और अगर मेला लग रहा है राज्य स्तरीय तो मेला प्रभारी अधिकारी के द्वारा दी जाएगी परमिट। नियंत्रण और जिम्मेदारी, तो सक्षम अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ऊँटों के निर्यात से उनकी संख्या किसी भी तरह से स्थानीय क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता के स्तर से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऊँटों की जनसंख्या में कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी स्थिति में। नेक्स्ट है जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन तीनों जो है इनको एक ही नगर निगम बनाने को मंजूरी दी गई है। तो राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में अब एक ही नगर निगम करने के प्रस्ताव को सितंबर 2025 में मंजूरी दी है। ठीक है, तो पहले डबल हो गए थे इनमें, जयपुर, जोधपुर, कोटा में अब एक ही हो जाएंगे। तो इसके अंदर जयपुर ग्रेटर था और जयपुर हेरिटेज है, इनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसके अलावा जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण को मिलाकर एक नगर निगम बनाया जाएगा। कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण को मिलाकर भी एक नगर निगम बनाया जाएगा। प्रदेश में अब जो है 312 के स्थान पर 309 नगर निगम है और नगर पालिकाएँ होगी। ठीक है, तो 312 और नगर निगम और नगर पालिकाएँ थी, अब कितनी हो गई? 309। ये डाटा भी याद रखना है। इन निकायों के अंदर कितने वार्ड होंगे? 10,245 इसके अंदर वार्ड होंगे। जयपुर नगर निगम में 150 वार्ड होंगे। जोधपुर और कोटा के अंदर 100 वार्ड होंगे। तो जयपुर के अंदर कितने हैं? 150 वार्ड है। जोधपुर और कोटा के अंदर कितने हैं? 100 वार्ड है। नेक्स्ट है शिशु पालना सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। तो राजकीय विभागों में कार्यरत जो महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा यानी 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए राज्य में शिशु पालना गृह स्थापित और संचालित किए जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो है मानदेय बढ़ा दिया गया है। मानदेय देखिए, निश्चित मानदेय 3 बच्चों तक तो 15,000 प्रतिमाह है। अतिरिक्त मानदेय 3 से अधिक बच्चों पर 2500 जो है प्रतिमाह है प्रति अतिरिक्त बच्चे पर। अधिकतम मानदेय की नई सीमा कितनी हो गई है? ये हो गई है 45,000 रुपये प्रतिमाह। पुरानी अधिकतम सीमा थी 40,000 प्रतिमाह। तो कैबिनेट के द्वारा नेक्स्ट है कैबिनेट के द्वारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है 19 सितंबर 2025 को। तो प्रदेश के अंदर विश्व स्तरीय जो खेल प्रतिभाओं को तैयार करना इसका उद्देश्य है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निखारना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो कैबिनेट जो है इसके द्वारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2025 के जो ड्राफ्ट है इसको मंजूरी दी गई है। विधानसभा में प्रस्तुति जो है विधानसभा के आगामी सत्र में इसको पेश किया जाएगा। विश्वविद्यालय की विशेषताएं क्या रहेगी? देखिए, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो इसके अंदर आधारभूत संरचना नवीनतम स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होगा। तो जो भी स्पोर्ट्स का जो विश्वविद्यालय बनेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, उस जो है नवीनतम रहेगा। वो कार्यप्रणाली क्या रहेगी? हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में कार्य करेगा ये। अनुसंधान फोकस, तो खेल विज्ञान पर इसका फोकस रहेगा। स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पर शोध को बढ़ावा देगा ये। राष्ट्रीय नीति से जुड़ाव रहेगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके लक्ष्यों के अनुरूप खेलों के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में ये कार्य करेगा। नेक्स्ट, कैबिनेट ने लिया है एनआरआई विद्यार्थियों के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश फीस को तर्कसंगत बनाने का निर्णय। क्या निर्णय लिया है? एनआरआई विद्यार्थियों के मेडिकल कॉलेजों में जो है प्रवेश होता है, इस फीस को तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया है। तो राज्य कैबिनेट ने राजमेश यानी राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के मेडिकल कॉलेजों के अंदर एनआरआई कोटे की जो सीट है इसके लिए फ़ीस को तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया है। तो कौन सी कोटे के लिए लिया है ये? एनआरआई कोटे के लिए। यह संशोधन 2025-26 के शैक्षणिक सत्र से लागू हो गया है। इसमें संशोधन क्या किया गया है? एनआरआई सीटों की फीस मैनेजमेंट कोटा की फीस जो है इसका 2.5 गुना होगी। इसमें एनआरआई सीटों की जो फीस है घटकर लगभग 23.93 लाख जो है प्रतिवर्ष रह जाएगी। निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की औसत फीस के लगभग बराबर रह जाएगी ये। संशोधन का कारण क्या है? इस पहले एनआरआई सीटों की जो फीस है डॉलर में तय होती थी और हर साल ये 5% से बढ़ती थी। जो इस कारण से जो है फीस लगभग 31 लाख तक पहुंच गई थी, जिससे कई सीटें जो है इसके अंदर खाली रह जाती थी। तो इसका लाभ क्या होगा? राज्य में सोसाइटी को प्रतिवर्ष लगभग 45 करोड़ तक अतिरिक्त आय इसके अंदर प्राप्त होगी।
इसके अलावा जो कैबिनेट है राज्य का, उसके द्वारा कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं इसके अलावा, तो राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के जो है नियम 62(4) इसको विलोपित करने का निर्णय लिया है। इस नियम के अंदर दिवंगत कार्मिक के माता पिता के मामले में कार्मिक की कुल जो परिलब्धियां हैं इसकी 30% पारिवारिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। अब इसको समाप्त कर दिया गया है। लाभ क्या होगा, अब माता पिता को भी नियम 62(3) के अनुसार ही बढ़ी हुई पेंशन जो है अधिकतम 50% तक का लाभ जो है मिल सकेगा, जो कार्मिकों के जीवित होने पर बनती है। ठीक है, पहले 30% था, अब जो है 50% पेंशन मिलेगी दिव्यांग कार्मिक के माता पिता को। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 67 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसमें मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रसित जो पुत्र अथवा पुत्री जो है, इनको विवाह उपरांत भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो सकेगी। नेक्स्ट है राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक 2025 पारित किया गया है। ठीक है, तो राजस्थान विधानसभा के ने पारित किया है ये 10 सितंबर 2025 को राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक 2025। इस विधेयक के माध्यम से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। इसके मुख्य बिंदु देखिए क्या है। इसका उद्देश्य है, इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य जो है ये राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रीको, इसके अधीन भूखंड जो है इनका मैनेजमेंट करना, विनियमन करना और भू रूपांतरण की प्रक्रियाओं को सहज और विधिमान्य बनाना। ठीक है, तो ये इसके लिए जो है ये संशोधन विधेयक किया गया है। ठीक है, 10 सितंबर 2025 को राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक पारित किया गया है। रीको की शक्ति जो है, रीको को प्रदत्त भूखंड अब जो है रीको के अधीन किए गए माने जाएंगे और सभी उद्देश्यों के लिए विधिमान्य समझे जाएंगे। रीको जो है अपने औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों के अंतरण, उपविभाजन, विलयन, नियमितीकरण और भू उपयोग परिवर्तन जैसे समस्त कार्य कर सकेगा। तो रीको ये सारे काम कर सकेगा और इसके अलावा जो भी खंड दिए जाएंगे, जो भी भूखंड दिए जाएंगे वो रीको के अंडर में ही आएंगे। रीको औद्योगिक क्षेत्रों में विकास, विधि न्यास योजनाओं की तैयारी और भूमि के व्यय यानी डिस्पोजल के लिए समस्त शक्तियों का प्रयोग इसके अंदर कर सकेगा। इसलिए ये नियमों में संशोधन किया गया है। इसमें अपवाद क्या रहेगा, यह संशोधन विधेयक उन भूखंडों पर लागू नहीं होगा जिनका पट्टा 18 सितंबर 1979 को या उससे पहले औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवंटित किया गया था और विधेयक पारित होने की तिथि से पहले निरस्त कर दिया गया हो। यह विधेयक राजस्थान में औद्योगिक विकास और निवेश यानी रीको से संबंधित भूमि प्रबंधन को कानूनी स्पष्टता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा। अगला है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 भी पारित किया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विधेयक है। तो 9 सितंबर 2025 को ये जो है पारित किया गया है। 10 सितंबर को हमारा तो राजस्व से संबंधित था और ये 9 सितंबर 2025 को जो पारित किया गया है वो है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक। ठीक है, इस विधेयक का जो उद्देश्य है ये धोखे, प्रलोभन, भय या छल कपट से जो करवाए गए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तनों को रोकना है। तो प्रमुख दंड और प्रावधान इसके अंदर क्या किए गए हैं। छल कपट से अगर धर्म परिवर्तन होता है तो न्यूनतम जो है 7 से लेकर 14 वर्ष का कारावास रहेगा, 5 लाख तक का जुर्माना इसके अंदर न्यूनतम हो सकता है। इसके अलावा अल्पायु, महिला हुई, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन आदि का कपटपूर्ण परिवर्तन किया जाता है तो 10 से लेकर 20 वर्ष का कारावास और 10 साल तक की कैद रहेगी। ठीक है, कपटपूर्ण सामूहिक धर्म परिवर्तन किया जाता है तो 20 वर्ष से जो है आजीवन कारावास जो है ये दिया जाएगा और 25 लाख का जुर्माना न्यूनतम रहेगा। विदेशी अवैध संस्थानों से धन प्राप्त करके धर्म परिवर्तन किया जाता है तो 10 से 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना इसके अंदर है। धमकी, विवाह, दुर्व्यापार के द्वारा धर्म परिवर्तन किया जाता है तो 20 वर्ष से आजीवन कारावास और 30 लाख तक का इसके अंदर न्यूनतम जुर्माना रहेगा। पुनः दोष सिद्धि यानी रेसिडिविज्म अगर होती है तो 20 वर्ष से आजीवन कारावास और 50 लाख तक का जुर्माना इसके अंदर होता है। ठीक है, तो वापस अगर कोई करता है तो 50 लाख तक का इसके अंदर जुर्माना हो जाएगा, 20 साल तक की कैद हो जाएगी। तो ये सारे याद रखने हैं। ठीक है,
इसके अंदर अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। विवाह निरस्त, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किए गए विवाह को फैमिली कोर्ट के द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। संपत्ति की जब्ती, तो जिन संपत्तियों का उपयोग जबरन धर्म परिवर्तन के लिए किया गया हो उनकी जब्ती भी की जा सकेगी। ठीक है, तो अगर विवाह कर लिया गया है धर्म परिवर्तन करवा के, तो उसको जो है फैमिली कोर्ट के द्वारा जो है रिजेक्ट किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है। और संपत्ति की जब्ती भी की जा सकती है अगर इसका उपयोग जबरन धर्म परिवर्तन के लिए किया गया हो। सूचना अनिवार्य रहेगी। धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को 90 दिन पहले स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने की सूचना देगा। ठीक है, जो भी धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति है। और उल्लंघन पर 7 से लेकर 10 वर्ष का कारावास रहेगा, 3 साल तक का इसके अंदर जुर्माना रहेगा। धर्माचार्य धर्म परिवर्तन करवाने के लिए जो है जिला कलेक्टर को, जिला मजिस्ट्रेट जो है इसको 2 माह पहले नोटिस दिया जाएगा। उल्लंघन पर 10 से 14 वर्ष तक की सज़ा और 5 लाख तक का इसके अंदर जुर्माना जो होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स जयपुर विधेयक 2025 भी पारित किया गया है 8 सितंबर 2025 को। और इसका उद्देश्य है RUHS यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का उन्नयन करके इसे दिल्ली एम्स की तर्ज पर एक स्वायत्त संस्थान बनाना, यानी ये ऑटोनोमस बॉडी हो जाएगा। अभी हमारे राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो ये एम्स के अंतर्गत एम्स की तरह ही ये ऑटोनोमस बॉडी बन जाएगा रिम्स। ठीक है, RIMS। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? रिम्स की स्थापना की घोषणा जो है वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी। इसका लक्ष्य है प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा को नए आयाम देना, इसका उद्देश्य है। इसका जो वित्त पोषण है इस एकीकृत संस्थान में चरणबद्ध रूप से 750 करोड़ रुपए का व्यय करने का प्रावधान रहेगा। अब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सेट होगा वो राज्य के मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे और एक शासी निकाय का गठन किया जाएगा। ठीक है, जो हमारे मुख्य सचिव है वो इसके अंदर अध्यक्ष रहेंगे और एक शासी निकाय का इसके अंदर गठन किया जाएगा। RUHS के जो मौजूदा कार्मिक है इनको रिम्स में सेवा जारी रखने या राज्य सरकार की सेवा में बने रहने का विकल्प दिया जाएगा। तो जो कार्मिकों को विकल्प दिया जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया गया है। तो राजस्थान विधानसभा के द्वारा 8 सितंबर 2025 को राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक ये भी पारित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? मछली पकड़ने से जुड़े अपराध जैसे विस्फोटक या विष डालकर मछली को मारना पर जुर्माने को बढ़ाना और दंड प्रावधानों को सख्त करना इसका उद्देश्य है। तो इसके अंदर देखिए ये संशोधन क्या किया गया है। अगर पहला अपराध किया जाता है तो इसको 500 रुपये था पहले, इसको 25,000 रुपये कर दिया गया है। दोबारा अपराध पर जो है ये 1,000 रुपये से बढ़ाकर इसको 50,000 रुपये कर दिया गया है। 6 महीने की जेल का प्रावधान भी इसके अंदर किया गया है। मत्स्य संबंधी अपराधों के लिए निदेशक मत्स्य जो है इसको अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट विधेयक पारित किया गया है ये है कारखाना और कोचिंग सेंटर विधेयक पारित किया गया है 4 सितंबर 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है? 1948 में संशोधन करके श्रम प्रावधानों को लचीला बनाना इसका उद्देश्य है। संशोधन विधेयक की विशेषताएं क्या रहेगी कि मजदूर जो है बिना अंतराल के 6 घंटे तक कारखाने में काम कर सकेंगे। ठीक है, तो कारखाने से संबंधित विधेयक की विशेषताएँ हैं ये। और ये किया गया है कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करके जो है इस श्रम प्रावधानों को लचीला बनाना इसका उद्देश्य है। तो इसके अंदर क्या होगा? मजदूर जो है बिना अंतराल के 6 घंटे तक कारखाने में काम कर सकेंगे। श्रमिक जो है प्रतिदिन कारखानों में 10:30 बजे तक उपस्थित रह सकेंगे और श्रमिक 75 घंटे के स्थान पर 144 घंटे प्रति तिमाही ओवर टाइम कर सकेंगे। तो महत्वपूर्ण है ये। पहले 75 घंटे का प्रावधान था, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 144 घंटे प्रति तिमाही, यानी एक क्वार्टर में कितना ओवर टाइम कर सकते हैं? 144 घंटे का। महिलाएं स्वयं की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि में भी कार्य कर सकेगी महिलाएं। इसके लिए उनकी लिखित सहमति आवश्यक की गई है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है ये। ओवर टाइम का महत्वपूर्ण है विशेष रूप से। 75 घंटों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 144 आवर्स। नेक्स्ट है राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025। तो ये 3 सितंबर 2025 को पारित किया गया है। इसमें जो पंजीकरण के मानक है ये निर्धारित किए गए हैं। कोचिंग संस्थानों में पंजीकरण के लिए न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या पहले 50 थी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 100 कर दिया गया है। शास्ति में कटौती अनियमितता पर
दूसरे संशोधन में, तो पहली बार उल्लंघन पर 2 लाख से घटाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है उल्लंघन पर, और दूसरी बार उल्लंघन पर जुर्माना जो है 5 लाख से घटाकर 2 लाख कर दिया गया है। ठीक है। अनिवार्य प्रावधान इसके अंदर क्या रहेंगे? विद्यार्थियों के तनाव रहित अध्ययन के लिए प्रत्येक कोचिंग संस्थान में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की नियुक्ति और तनाव प्रबंधन के सत्र अनिवार्य रहेंगे। ठीक है। तो प्रत्येक कोचिंग संस्थान में क्या अनिवार्य रहेगा? मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की नियुक्ति अनिवार्य रहेगी और तनाव प्रबंधन के सत्र इसके अंदर आपको अनिवार्य रूप से लगाने पड़ेंगे। प्राधिकरण, इस विधेयक के तहत एक राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन प्राधिकरण को भी बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट। तो इसको मंजूरी दी गई है 23 अगस्त 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और समावेशी विकासी वाला राज्य बनाना। आर्थिक लक्ष्य क्या है? राज्य को वर्ष 2030 तक, ये ध्यान रखना है, 350 बिलियन डॉलर और वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। ठीक है। तो 2047 तक हमको 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है और 2030 तक 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या है? 100% साक्षरता, छात्र केंद्रित और कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली, युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण, सभी के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, सतत जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण, किफ़ायती आवास, आधुनिक परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा, जो इसके अंदर प्राथमिकता वाले क्षेत्र है। विजन की प्रमुख थीम जो है, विषय वस्तु, ये है जन कल्याण एवं सामाजिक सशक्तिकरण, तीव्र विकास और रोजगार सृजन, भविष्य उन्मुख राजस्थान के लिए भौतिक अवसंरचना और सतत विकास और सहायक आधार नीति और वित्त और शासन, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट है राजस्थान मंडपम जीसीसी टावर का निर्माण। तो B2 बाईपास जो है जयपुर में स्थित रीको की 95 एकड़ भूमि पर राजस्थान मंडपम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर IT टावर का निर्माण किए जाने के प्रावधान का अनुमोदन किया गया है। ठीक है। तो राजस्थान मंडपम बनेगा कहाँ पर? B2 बाईपास जयपुर में स्थित रीको की 95 एकड़ भूमि पर। अब जो है इसका निर्माण मॉडल क्या रहेगा? राजस्व सृजन सह विकास मॉडल के आधार पर इसका निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण कौन करेगी? NBCC इंडिया लिमिटेड करेगी। MOU किया गया है इसके लिए NBCC और रीको के बीच में राजस्थान मंडपम एवं एलाइड परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में 10 सितंबर 2025 को MOU किया गया है। तो ध्यान रखिए, राजस्थान मंडपम जो है इसका निर्माण कौन करेगी? JECC। इस पर लगभग 3700 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसमें 635 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा देय होंगे और 30 माह की इसकी अवधि रहेगी। राजस्थान मंडपम के बारे में देखिए क्या है। यह क्षेत्रफल रहेगा इसका लगभग 25 एकड़ का और इसके अंदर 2200 करोड़ व्यय रहेंगे और इसके क्षमता रहेगी 7000 से 7500 व्यक्तियों की। थीम क्या है? जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मंडपम का जो निर्माण है विरासत से विकास की थीम पर किया जाएगा। ठीक है। इसकी थीम क्या रहेगी? विरासत से विकास। राजस्थान मंडपम में जो है प्रदेश के हेरिटेज के साथ हाईटेक सुविधाएं भी डेवलप की जाएगी। राजस्थान मंडपम के माध्यम से कॉन्फ्रेंस टूरिज्म में जयपुर जो है विश्व के मानचित्र पर प्रमुख गंतव्य स्थल के रूप के अंदर ये उभरेगा। यूनिटी मॉल, तो इसका क्षेत्रफल रहेगा इसी के अंदर 15,000 वर्ग किलोमीटर और रीको ये कार्यकारी एजेंसी रहेगी और इसकी 1.5 वर्ष की अवधि रहेगी लगभग पूर्ण करने की। ठीक है। अगला है जैसलमेर और बीकानेर में सोलर पार्क की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। ठीक है। कहाँ पर? जैसलमेर और बीकानेर में बनेंगे सोलर पार्क। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर और बीकानेर जिलों के अंदर अक्षय ऊर्जा पर आधारित उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी RVNL को भूमि आवंटन की स्वीकृति अगस्त 2025 में दी है। तो जैसलमेर और बीकानेर में सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। देखिए इसके अंदर कौन कौन से स्थान हैं। पहला है रामगढ़ जैसलमेर के अंदर 5000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के लिए 6771.86 हेक्टेयर भूमि प्रदान की गई है। ठीक है। 5000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पार्क लगाया जाएगा। कहाँ पर? रामगढ़ जैसलमेर के अंदर। 2700 मेगावाट सोलर पार्क के लिए 5113.99 हेक्टेयर भूमि दी गई है। ठीक है। तो इसके अंदर 2 है।
नेक्स्ट है फतेहगढ़ तहसील के अंदर 12,500 मेगावाट सोलर पार्क के लिए 14,026.87 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है और 6200 मेगावाट सोलर पार्क के लिए 8,582.42 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। तो आपको स्थान याद रखना है, दो जगह है, रामगढ़ जैसलमेर और फतेहगढ़ तहसील। नेक्स्ट है ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। ठीक है, तो विकसित किया जाने वाला ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट रहेगा बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट और बीगोद संगम। इसको त्रिवेणी संगम के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। तो याद रखिए इसका नाम बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट और बीगोद संगम, इनको त्रिवेणी संगम के रूप में विकसित किया जाएगा और इसमें 22 अगस्त 2025 को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के अन्य निर्देश क्या है? ये है उदयपुर और जोधपुर के अंदर ट्रैवल मार्ट के आयोजन की रूपरेखा बनाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर और घाटों का विकास कार्य योजना के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। तो पुष्कर के अंदर क्या किया जाएगा? ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा और घाटों का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रमुख नीतियाँ। तो कौन कौन सी नीतियाँ हैं देखिए। नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025, तो इसका अनुमोदन किया गया है 23 अगस्त 2025 को और यह नीति पहले की भूमि आवंटन नीति 2015 का स्थान लेगी। तो ये नई नीति आएगी नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति 2025। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विभिन्न संस्थान जो सार्वजनिक व सामाजिक, धार्मिक, चैरिटेबल, निजी निवेशक और विभागों के द्वारा शैक्षणिक, चिकित्सकीय, औद्योगिक, व्यावसायिक और पर्यटन इकाइयों आदि के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाना, पारदर्शी बनाना और एक रूप बनाना इसका उद्देश्य है। सामाजिक उपयोगों के लिए जो दर है, ये विभिन्न सामाजिक उपयोगों के लिए भूमि आवंटन आरक्षित यानी डीएलसी दर की 40% दर पर किया जाएगा। तो भूमि का आवंटन किया जाएगा सामाजिक उपयोगों के लिए, जो भी डीएलसी रेट चल रही है उसके 40% पर भूमि आवंटित की जाएगी। रिको एवं आवासन मंडल को भूमि दी जाएगी। वो कैसे दी जाएगी देखिए, डीएलसी दर पर दी जाएगी रिको और आवासन मंडल को। राजकीय विभागों को जो भूमि दी जाएगी, ये जो है निर्धारित सीमा तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। विशिष्ट आवंटन अगर होता है, जैसे पर्यटन है, आईटी उद्योग जैसी विशिष्ट नीतियों के तहत भी राज्य सरकार की स्वीकृति से भूमि आवंटित किया जा सकेगा। भूमि आवंटन पर प्रतिबंध, तो नवीन नीति के अंतर्गत आवासीय परियोजना हुई, वाणिज्यिक परिसर हुआ, ठीक है, रिटेल फ्यूल स्टेशन हुआ, कोई गैस वितरण प्रोजेक्ट हुआ, गैस गोदाम है, रेड कैटेगरी उद्योग है आदि को भूमि आवंटित नहीं की जा सकेगी। ठीक है, तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है सरकार के द्वारा। अगला है एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति है ये, और ये जो है इसमें इसका भी अनुमोदन किया गया है 23 अगस्त 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के अंदर एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देना, वर्तमान में कम उपयोग में आ रही हवाई पट्टियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है, और एडवेंचर टूरिज्म को जो है प्रोत्साहन देना भी इसका उद्देश्य है। इसके अंदर जो लीज शुल्क है वो कितना रहेगा? लीज शुल्क जो है ये है 100 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष रहेगा। ठीक है, और कंसेशन शुल्क रहेगा इसके अंदर 6 लाख प्रति एयर स्ट्रिप प्रति वर्ष। दरों में वृद्धि की गई है, तो पहले 5 वर्षों तक दरों में 5% वार्षिक वृद्धि रहेगी, और लीज अब छठे में 20वें वर्ष तक दरों में जो है 20% वार्षिक वृद्धि रहेगी, जो भी लीज पर दिया जाएगा। लीज अवधि जो है मैक्सिमम 20 साल तक की होगी, और अधिकतम भूमि आवंटन जो है 2000 वर्ग मीटर जो है भूमि आवंटित की जा सकेगी। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।